प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रायः बहुत से लोगों का सवाल होता है, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मार्केश का रत्न धारण करना चाहिए, मारक ग्रहों का रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक के कार्य क्षेत्र की सफलता के लिए आदि व्याधि से पीड़ित, रोग शोक संकट के निवारणार्थ अधिकांशतः लोगों का ध्यान रत्नों की तरफ, जेम्स स्टोन की तरफ जाता है। ज्योतिष शास्त्र वेद का एक अंग है, वेदांग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र को। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और इसी विज्ञान का एक पार्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष रोग विज्ञान। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान जेम्स स्टोन रत्नों के माध्यम से किया जाता है। रत्नों का प्रयोग सदियों से, आदिकाल से होता चला आ रहा है। आज हमारे देश में कई बड़े जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं। रत्नों के द्वारा उपचार, रत्नों के द्वारा ट्रीटमेंट आयुर्वेद शास्त्र में सदियों से होता चला आया है। आयुर्वेद में रत्नों की भस्में बनाई जाती हैं, पिष्टियां वगैरह बनाई जाती हैं, किंतु एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, ज्योतिष शास्त्र में जेम्स स्टोन रिंग के माध्यम से ही जो है उसका उपचार होता है। जेम्स स्टोन रत्न चिकित्सा को लेकर के लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, क्या नीच के ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए अथवा नहीं, जिसमें आप सबका खूब प्यार मिला और बहुत से लोगों की जिज्ञासा भी थी, गुरुजी मार्केश का रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इस संदर्भ में भी हमको जानकारी दें। तो आज का जो मेरी विषय वस्तु है, आज का जो मेरा टॉपिक है, इसी विषय को लेकर के मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या मार्केश का रत्न धारण करना चाहिए अथवा नहीं। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल जेम्स स्टोन प्राप्त करना चाहते हैं, राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का जो विषय है, क्या मार्केश का रत्न धारण करना चाहिए या नहीं, इसका उत्तर एक शब्द में दिया जा सकता है, हाँ या नहीं। किंतु यह छोटा सा उत्तर किसी के भ्रम को, किसी के संदेह को दूर नहीं कर पाएगा। मार्केश का रत्न धारण करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, और अगर मार्केश का रत्न नहीं धारण करना चाहिए तो क्यों नहीं धारण करना चाहिए, इस संदर्भ में चर्चा करना आवश्यक है। जिन लोगों को इस क्षेत्र में रुचि है, जो लोग इस विषय वस्तु को जानना चाहते हैं, उन्हें तो पूरा वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किंतु अगर ज्ञानवर्धक विषय वस्तु है तो विषय लंबा होगा ही। मार्केश का रत्न धारण करना चाहिए अथवा नहीं, इसका सटीक उत्तर जानने के लिए हमको दो चीजों को और जानना आवश्यक होगा। पहला ये कि रत्न धारण क्यों करना चाहिए, और दूसरा मार्केश क्या होता है, मार्केश किसको कहते हैं, कौन है मार्केश। अगर मूल की ये दो बातें हमारी समझ में आ गई तो हमारा कंफ्यूजन चुटकियों में दूर हो जाएगा। जैसे किसी अंधेरे कमरे में अंधेरे को दूर करने के लिए कमरे में लाइट जला देना या एक छोटा सा दीपक जला देना ही जो है अंधेरे को दूर करने के लिए पर्याप्त है। लाइट जलते ही कमरे से अंधकार गायब हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हमने दो बातें समझ ली कि रत्न धारण क्यों किया जाता है और दूसरा मार्केश क्या है, तो यह बात हमारी समझ में आसानी से आ जाएगी कि मार्केश का रत्न धारण करना चाहिए अथवा नहीं। जब भी रत्नों का चयन करना होता है तो रत्नों का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। जैसे कि कोई एक कुशल चिकित्सक, कुशल डॉक्टर
जब पेशेंट उसके पास जाता है, मरीज जाता है, तो रोग निदान के लिए कुछ आवश्यक तथ्य जुटाता है। रोग की जड़ तक, रोग के मूल तक, रोग के गहराई तक जाने के लिए उसको अगर लगता है तो कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट कराता है, और आगे आवश्यकता हुई तो एक्सरे कराता है, सोनोग्राफी कराता है, और आगे अगर उससे भी संतुष्टि न मिली तो MRI वगैरह और बहुत बहुत से क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। डायग्नोज करने के बाद ही एक कुशल डॉक्टर रोग की गहराई तक पहुंच पाता है और रोग को समझ पाता है कि फला मरीज को कौन सी बीमारी है। और जब उसकी समझ में आ जाता है कि पेशेंट को बीमारी कौन सी है, रोग क्या है, तो फिर उसका रोग का निदान उसके लिए आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। डायग्नोज करने के बाद, रोग को जानने के बाद डॉक्टर बड़े धैर्य से ट्रीटमेंट के संदर्भ में विचार करता है कि इसका उपचार ऑपरेशन है, सर्जरी है, या फिर दवाइयों से काम चल जाएगा। डॉक्टर ने MBBS किया है, MD किया है, और किस किस क्षेत्र में उसने डिग्रियां ली हैं, उनका अपना महत्व तो है ही है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो यह है कि डॉक्टर ने पढ़ाई करने के बाद उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसका अनुभव क्या है। ठीक एक डॉक्टर की तरह ही एक ज्योतिषी भी जो अपने जातक का, अपने क्लाइंट का कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए, अगर वो कोई समस्या ग्रस्त है तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए, और अगर वो किसी किस्म की बीमारी से परेशान है, कोई रोग उसको परेशान कर रहा है, कोई रोग उद्विग्न कर रहा है, बड़े बड़े डॉक्टरों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तमाम दवाइयां करके थक गया है, हार गया है, और उसको निदान नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है, जन्म कुंडली में अगर रोग भाव में राहु केतु की स्थितियां बनी हुई है तो कई बार डॉक्टर कई टेस्ट करते हैं, कई जांचें करते हैं, और जांच के बाद कुछ भी नहीं निकलता और डॉक्टर कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं। लेकिन सामने वाला परेशान है, राहु केतु जो है छाया ग्रह है, वो डायग्नोस होने ही नहीं देते, बीमारी का पता लगने ही नहीं देते। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी ज्योतिषी के पास आता है तो ज्योतिषी को उसकी जन्म कुंडली को देख करके बड़ी गहराई से चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक भाव का विचार करने के बाद जिस समस्या के लिए आया है उस भाव को और उस भाव के कारक को तमाम गंभीरता से विचार करने के बाद किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, और जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो किन भाव का स्वामी है, आदि आदि एक कुशल ज्योतिषी को बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा। अगर एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी गलत रत्न का चयन करता है तो ठीक उसके दुष्परिणाम ठीक उसी तरह से होंगे जैसे एक अनभिज्ञ डॉक्टर, अनुभवहीन चिकित्सक अपने पेशेंट को डायग्नोस नहीं कर पाता, बीमारी का पता नहीं लगा पाता और गलत दवाइयां रिकमेंड कर देता है, गलत दवाइयां दे देता है, और गलत दवाइयों के फलस्वरूप उसको साइड इफेक्ट के रूप में या तो काल के गाल में समाना पड़ता है, या मृत्यु के मुंह में जाना पड़ता है, या कि फिर गंभीर साइड इफेक्ट से जूझना पड़ सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हमने गलत रत्न का चयन कर दिया, अपने जातक को, अपने क्लाइंट को गलत रत्न प्रिस्क्राइब कर दिया, तो उसका नतीजा जातक के रत्न के पैसे तो डूब ही जाएंगे, वो तो नुकसान हुआ ही हुआ। साथ ही संभव है ऐसे जातक के सामने कई गंभीर संकट भी सामने आ सकते हैं, उसका एक लंबा नुकसान भी हो सकता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी नुकसान हो सकता है, फिजिकली रूप से भी हो सकता है, और कार्य क्षेत्रों में भी असफलताएं मिल सकती हैं। तो इसलिए किसी ज्योतिषी को रत्नों का चयन बड़ी ईमानदारी से और बड़ी समझदारी से करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, क्या मारक ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए, उसको जानने के लिए दो चीजों का जानना आवश्यक है। पहला ये कि रत्न धारण क्यों किया जाता है, और दूसरा सवाल था मार्केश क्या है, मार्केश किसको कहते हैं। आइए पहले सवाल पर चलते हैं कि रत्न धारण क्यों किया जाता है। तो रत्नों की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। रत्न जो है कलर थेरेपी के माध्यम से किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेम्स स्टोन शक्ति सामर्थ्य हैं, पावरफुल हैं। रत्न अपने आप में शक्तिशाली हैं। समस्त ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी रत्न हैं, जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी कलर हैं, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, सभी विषय वस्तुओं पर पृथक पृथक रूप से किसी न किसी
ग्रह का विशेषाधिकार है। ठीक इसी तरह से प्रत्येक रत्नों पर भी किसी न किसी ग्रह का अधिकार है, या कि ऐसा भी समझ सकते हैं कि रत्न के अंदर जो ऊर्जा है, रत्न के अंदर जो एनर्जी है, जो पावर है, जो शक्ति है, विधिवत रत्नों को नक्षत्रों आदि का ध्यान दे करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके अगर विधिवत रत्नों को धारण किया जाए तो उन रत्नों के अंदर जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, तो वह संबंधित ग्रह के स्टोन, जेम्स से रिलेटेड प्लैनेट को, रत्न से संबंधित ग्रह को और भी पावरफुल बना देता है, और भी शक्तिशाली बना देता है, उसकी ताकत को कई कई गुना बढ़ा देता है। यद्यपि यह टॉपिक अपने आप में एक लंबा विषय है, बृहद विषय है, पर संक्षिप्त में अगर समझना हो तो इतना समझा जा सकता है कि रत्न को धारण करने से उस रत्न से संबंधित ग्रह की ताकत बढ़ जाती है, वह ग्रह बलवान हो जाता है, वह ग्रह शक्तिशाली हो जाता है। तो ग्रह की ताकत को बढ़ाने के लिए, ग्रह को बलवान करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए रत्न धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त रत्न धारण करने का कोई हेतु नहीं है। अब बात करें पावर की, शक्ति की, तो शक्तिशाली कोई भी हो सकता है, पावरफुल कोई भी हो सकता है। अच्छा व्यक्ति भी जो शक्तिशाली हो सकता है और बुरा व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है। एक सुभाषित श्लोक है, मुझे स्मरण आ रहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर व्यक्ति का स्वभाव क्रूर है, व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का है और उसे जैसे तैसे विद्या मिल गई, उसको ज्ञान मिल गया, अपनी विद्या को वो विवाद का केंद्र बना लेगा, तर्क वितर्क करेगा, कुतर्क करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, उसकी विद्या विवाद का कारण बन जाएगी। विद्या विवादाय धनम मदाय। किसी अनाधिकारी व्यक्ति को अगर जरूरत से ज्यादा धन मिल गया तो धन के अहंकार में, धन के मद में, धन के घमंड में उस धन का दुरुपयोग करेगा, लोगों को सताएगा, लोगों को पीड़ित करेगा। अगर किसी को शक्ति मिल गई, कोई समर्थशाली हो गया, ताकतवर हो गया, ताकतवर कोई आदमी है और वो दुष्ट प्रकृति का है, दुर्जन है, दुराचारी है, तो वो अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से लोगों को परेशान करेगा, लोगों को तकलीफें देगा, लोगों को सताएगा, पीड़ित करेगा। लेकिन साधु आदमी में, सज्जन आदमी में और दुष्ट आदमी में एक ही अंतर है, विद्या दोनों के पास है, धन दोनों के पास है, शक्ति दोनों के पास है, लेकिन साधु में, सज्जन में और दुष्ट में अंतर यह है, दुर्जन आदमी अपनी विद्या को विवाद का कारण बनाएगा, लेकिन सज्जन आदमी के पास ज्ञान आएगा, विद्या आएगा तो वो परोपकार में लगाएगा, लोगों को ज्ञान बांटेगा, ज्ञान देगा, अपनी विद्या का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करेगा। उसको सज्जन आदमी को धन मिल गया तो वो धन से जो लोगों की कल्याण की भावना से धन का उपयोग करेगा। शक्ति मिल गई, ताकत मिल गई तो देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, कुटुंब की रक्षा के लिए, दीन दुखियों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय, शक्तिशाली कोई भी हो सकता है, अपराधी किस्म का व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, दुष्ट प्रकृति का भी व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है और सज्जन व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है। अब देखना यह है कि ताकत किसकी बढ़ानी है, दुष्ट व्यक्ति की ताकत बढ़ानी है या कि सज्जन व्यक्ति की, साधु व्यक्ति की ताकत बढ़ानी है। जिसकी बुद्धि विनाश की तरफ काम करती है उसकी ताकत को बढ़ाना है, या कि जो लोगों के कल्याण की भावना से सोचता है उसकी ताकत को बढ़ानी है, ये विचार करना है। शक्तिशाली कोई भी हो सकता है, अच्छा व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है और बुरा व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है। बुरा व्यक्ति शक्तिशाली होगा, बुरा कर्म करेगा, और अच्छा व्यक्ति शक्तिशाली होगा तो अच्छा करेगा। तो जब किसी भी ग्राहक की ताकत बढ़ानी होती है, किसी ग्राहक को पावर देना होता है, किसी ग्रह की पोटेंसी को और बढ़ाना होता है, उसकी ग्रेविटी को और मजबूत करना होता है, तो उसे उचित भार का रत्न पहनाया जाता है। तो रत्न धारण कराने से पहले हमको ये विचार करना पड़ेगा कुंडली में कि हम जिस ग्रह की ताकत बढ़ा रहे हैं, जिस ग्रह की पावर बढ़ा रहे हैं, वह ग्रह हमारी जन्म कुंडली में हमारे लिए योग कारक है या कि मारक।
हमको फायदा देने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है, या कि हमको नुकसान देने वाला है। नुकसान किसी दृष्टि से हो सकता है। हमको ये देखना होगा कि ग्रह हमारा उत्थान करेगा या पतन करेगा। तो जैसा कि आप ये जान चुके हैं कि रत्न इसलिए पहना जाता है, ग्रह की ताकत बढ़ानी है, ग्रह को बलवान करना है, शक्तिशाली करना है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि 90% बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो जब बात मार्केश के रत्न को धारण करने की है तो मार्केश को भी समझना होगा। तो दुनिया में चाहे कोई कितनी बड़ी हस्ती हो, कोई कितना बड़ा शक्तिशाली भी हो, लेकिन दुनिया का एक अटल सत्य है, राजा हो या रंक, इस मृत्युलोक में काल का भय सबको है, मृत्यु का भय सबको है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हेतवे। ज्योतिष शास्त्र में जब मृत्यु का अनुमान लगाते हैं, मृत्यु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, या कि कोई अरिष्ट वगैरह देखा जाता है, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देखा जाता है, अनिष्टकारी योग जानने के लिए मारक भाव का जानना आवश्यक है। तो ज्योतिष शास्त्र में लग्नेश, खष्टेश, अष्टमेश, गुरु तथा शनि से मार्केश का विचार होता है। महर्षि पाराशर के मतानुसार जन्म कुंडली का द्वितीय भाव और जन्म कुंडली का सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है। द्वितीयेश और सप्तमेश निर्विवाद रूप से नैसर्गिक रूप से मारक हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठ जाए, चाहे उस भाव का स्वामी हो या कि ना हो, उस भाव में बैठने की वजह से वो ग्रह भी मारक हो जाते हैं। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। अष्टम भाव मृत्यु का ही भाव है। कुंडली का 12वां भाव व्यय भाव, 12वां भाव शरीर का व्यय, अस्पताल का भी भाव है। तो 12वें भाव से शरीर के व्यय का विचार किया जाता है, अष्टम भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है और छठे भाव से रोग ऋण का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव तो मारक भाव है ही है। अगर इन भाव के स्वामी पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, तो ऐसे ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देते ही देते हैं। इनकी दशाओं अंतरदशाओं में जातक के सामने नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, नाना प्रकार के संकट आते हैं। तो हमको लगता है कि शायद हम आपको यह बात समझाने में सफल हो गए होंगे कि रत्न इसलिए धारण किया जाता है ग्रह की ताकत को बढ़ाने के लिए, ग्रह की पोटेंसी को बढ़ाने के लिए, ग्रह को पावरफुल बनाने के लिए रत्न धारण किया जाता है। अगर हमने त्रिक भाव के स्वामी को मारक भाव के स्वामियों की ताकत बढ़ा दी, अगर वो ताकतवर है तो अपनी दशांतर दशा में तो आपको कष्ट देंगे ही, आपको तकलीफें देंगे ही, आपको आदि व्याधि से पीड़ित करेंगे ही करेंगे। और हमने ऊपर से और भी उसकी ताकत बढ़ा दी तो वो परेशानियों को और कई गुना बढ़ा देंगे। और अगर ग्रह योग कारक है और हमने अगर उसकी ताकत बढ़ाई, उसकी पोटेंसी बढ़ाई, उसको पावरफुल बनाया, तो हमको प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करेगा, हमको एनर्जी देगा, हमको ताकत देगा, सुख समृद्धि की वृद्धि करेगा। और मारक ग्रह वो हमको पीड़ा देगा, हमको कष्ट देगा, तो फिर हमको पीड़ा कारक कष्टकारी ग्रह की ताकत क्यों बढ़ानी, उसका रत्न क्यों धारण करना। तो मैं उपाय के बतौर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मारक ग्रहों का रत्न धारण करना सर्वथा अनुचित है। उनको ठीक करने के लिए जप के द्वारा, दान के द्वारा उनको कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम थोड़ी आपसे और चर्चा करेंगे, पर मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर जन्म कुंडली में अष्टमेश बलवान होकर के लग्न से चतुर्थ भाव में, खष्टम भाव में, दशम भाव में या कि 12वें भाव में स्थित है, तो ऐसा अष्टमेश प्रबल मार्केश हो जाता है। बलवान अष्टमेश प्रबल मार्केश हो जाएगा। शनि खष्टेश हो, अष्टमेश हो, तो शनि खष्टेश और अष्टमेश होकर के लग्नेश को देखता हो, लग्नेश पर अपनी दृष्टि डालता हो, तो ऐसी कंडीशन में लग्नेश भी मार्केश हो जाता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है वह स्वयं अपनी मृत्यु की वजह चुन ले, स्वयं मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का कारण बन सकता है। शनि मार्केश हो या मार्केश के साथ युति हो या कि मार्केश के साथ किसी भी तरह का संबंध शनि का हो, तो शनि प्रबल मार्केश हो जाता है। तमाम मार्केशों को
छोड़ करके 2 कदम और आगे बढ़ जाता है शनि, और उन ग्रहों से पहले ही शनि उसका काम तमाम कर देता है। अतः ऐसी कंडीशन में भूल करके भी शनि का रत्न नीलम, उपरत्न नीली आदि, कड़ा छल्ला आदि बिल्कुल न पहने। उसका व्रत करें, उसका उपवास करें, जप करें, दान आदि के माध्यम से ऐसे मार्केश को कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए। लग्नेश अगर मार्केश नहीं है तो लग्नेश की ताकत बढ़ानी चाहिए। द्वादशीश व्यय भाव का स्वामी पाप ग्रह हो तो मारक बन जाता है। इसी तरह से छठे भाव का स्वामी भी पाप ग्रह हो, खष्ठे पाप राशि में स्थित हो, पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो, तो खष्ठेश की दशा अंतरदशा मारक हो जाती है। मार्केश की दशा अंतरदशा में खष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की अंतरदशा निश्चित रूप से मारक हो जाती है। राहु केतु लग्न में पहले भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में स्थित हों, या मार्केश के साथ हों, या उनके साथ युति करके बैठे हों, तो ऐसी कंडीशन में राहु केतु भी प्रबल मारक हो जाते हैं। अतः जीवन छीनने वाले, मृत्यु देने वाले, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रहों के रत्न धातु से दूरी बना करके रहना चाहिए। मार्केश ग्रहों का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मार्केश ग्रहों का रत्न धारण करने का मतलब स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना है। आशा करता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।